एक समय की बात है। एक रतनपुर नाम के गांव में राजू नाम का गरीब लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उनका सपना एक बड़ा किसान बनने का था, लेकिन घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। स्कूल भी छोड़ चुका था, लेकिन राजू कड़ी मेहनत और अनुशासन में बहुत विश्वास रखता था। राजू जंगल से खेत की तरफ जाते हुए भगवान से शिकायत करते हुए, हे भगवान, मेरे जीवन में आपने इतनी समस्याएं क्यों दी हैं? मैं तो बचपन से एक सफल और बड़ा किसान बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी की एक समस्या खत्म होते ही कोई दूसरी समस्या आ जाती है। मेरे पिताजी अब बूढ़े हो रहे हैं। मुझे अब घर संभालना चाहिए ताकि उनको इन सब परेशानियों का सामना न करना पड़े। भगवान, ऐसा मैं क्या करूं जैसे मेरे खेत में अच्छी फसल उगे। पूरे गांव में सबसे कम फसल मेरे ही खेत में होते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरे खेत में भी दूसरे के खेत की तरह मिट्टी उपजाऊ हो जाए और ढेर सारे अच्छे फसल उगे और मैं एक बड़ा और सफल किसान बन जाऊं। बस यही सब बात करते करते राजू अपने खेत पहुंचा। भगवान जी, आप ही देखिए, ऐसे बंजर जमीन पर कैसे अच्छी फसल उगेंगे। राजू कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी जमीन पर गिरते ही ऐसी छटकी जैसी वो मिट्टी पर नहीं, किसी चट्टान पर गिरी हो। राजू अपने खेत के पेड़ के नीचे बैठा और सोचने लगा। ऐसे में तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, क्या करूं? क्या करूं? मैं आखिर क्या करूं? राजू टेंशन में पेड़ के नीचे घूमने लगा और सोचने लगा। कुछ देर बाद, अरे हाँ, हमारे पास जो घर पर लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी पड़ी है, क्यों न उससे मैं जंगल से सूखे या खराब लकड़ियां काटूं और उससे कुछ करूं। हाँ, क्या पता शायद इससे कुछ हो जाए। राजू फिर वहां से घर जाकर वह लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेके जंगल चले जाता है। भगवान, मैं कुल्हाड़ी लेके जंगल तो जा रहा हूं, पर पता नहीं कोई काटने जैसी लकड़ी मिलेगी या नहीं, और मिली भी तो मैं उसका क्या करूंगा। राजू अपने मन में यही सब सोचता हुआ जंगल पहुंचा। वो किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहता था। वो ऐसे पेड़ को काटना चाहता था जो सूखे हों। थोड़ी देर जंगल में यहाँ वहां खोजने के बाद उसे एक सूखा पेड़ मिलता है। हाँ, ये पेड़ सूखा है, चलो इसे ही काटता हूं। राजू उस पेड़ को काटने लगा। लकड़ियों का अब मैं क्या करूं? टेबल कुर्सियां बना के बेचूं तो कैसा रहेगा? चलो यही करते हैं। राजू लकड़ियां लेके घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे कोई मेरी मदद करो ऐसी आवाज सुनाई पड़ती है। वो आसपास देखता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। आवाज तो आई मुझे, पर कहां से आ रही है? आवाज कहाँ से आ रही है, यह जानने के लिए राजू यहाँ वहां देखने लगा। उसने देखा एक घायल बंदर पेड़ के नीचे पड़ा है। उसके पैर में कांटा चुभा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। राजू डरते डरते उसके पास गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, मदद की पुकार थी। अरे दोस्त, तुम्हें तो कांटा चुभा हुआ है, रुको मैं अभी निकाल देता हूं। राजू ने कांटा निकाला और अपने फटे हुए गमछे से उसके पैर पर पट्टी बांधी। राजू ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद मेरे दोस्त। बंदर की मदद करने के बाद वो लकड़ियां लेकर घर चले जाता है। चलो अब लकड़ी को कुर्सी और टेबल बनाने के लिए श्याम चाचा से आरी, कटर और बाकी जरूरी सामान लेके आता हूँ। राजू अपने गांव के रहने वाले श्याम चाचा के यहाँ सामान लेने पहुंचा। घर पर श्याम चाचा हैं क्या? श्याम चाचा घर से बाहर आते हैं। अरे राजू, तू बोलना बेटा, क्या हुआ? बड़े दिनों बाद श्याम चाचा के घर आया है। माफ करना चाचा,
अब क्या बताऊं, इस पूरे गांव में सबसे बंजर खेत मेरा ही है। हर साल सबके मुकाबले सबसे कम फसल मेरे ही खेत में होते हैं। पिताजी का भी तबीयत खराब है। ऐसे में मेरा फर्ज है कि मैं अब घर की जिम्मेदारियों को उठाऊं। पर चाचा, खेत में मिट्टी नहीं पत्थर हो चुके हैं। उन पे कुल्हाड़ी चलाने पर काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि जंगल से सूखे लकड़ियां काट के टेबल कुर्सी बना के बेचूं। अरे राजू बेटे, तू तो बहुत बड़ा और समझदार हो गया है। ये सुन के बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे पिताजी की हालत खराब है और खेत की हालत बहुत खराब है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या सच में चाचा? मैं पर कैसे? देखो बेटा, तुमने आज तक कोई इस तरह का काम नहीं किया है, पर मैंने ये काम बहुत लंबे समय से किया है, तो तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें ये काम सिखाऊंगा। क्या सच में श्याम चाचा आप मेरी मदद करेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटे, कोई बात नहीं। तुम लकड़ियां सीधे मेरे यहाँ लेते आना, मैं तुम्हें यहीं सिखाऊंगा। और जो भी सामान बन के तैयार हो जाएगा तो तुम उनको बाजार में बेच देना, ठीक है ना? जी चाचा जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कल आ जाऊंगा लकड़ियां लेके। ठीक है बेटा, जाओ। उसके अगले कुछ दिन राजू जंगल से सूखी लकड़ियां लेके श्याम चाचा के घर जाता और श्याम चाचा राजू को फर्नीचर का काम बखूबी से सिखाते थे। और समय मिलने पर राजू अपने खेत में भी थोड़ा काम कर लेता था, जैसे मिट्टी खनना, ताकि वो आम खेतों की तरह नरम हो जाए। वहीं पर वो घायल बंदर अब ठीक हो चुका था। अब वो जंगल से बहुत सारी बीजें ले आया करता और राजू के खेत में फेंक देता, जिसके कारण समय के साथ राजू का खेत बहुत अच्छा हो गया और उसपे अब धीरे धीरे फसल आने लगे। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ गरीब पर कृपा की। तभी राजू की नजर उस बंदर पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि वो बंदर भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। अगले कुछ दिन वो बंदर हर रोज राजू के खेत के पास आता, कभी आम तोड़ लाता, कभी केले गिरा देता। धीरे धीरे राजू का खेत फलने लगा। जहां पहले कुछ नहीं उगता था, अब फसल लहरा रही थी। गांव के लोग हैरान थे, गरीब राजू के खेत में इतनी उपज कैसे? राजू हंसकर कहता, शायद भगवान खुश हैं। एक दिन राजू श्याम चाचा से कहता है, श्याम चाचा, क्या आपको पता है? क्या बेटा, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? मेरे खेत के बारे में। हाँ बेटा, कुछ गांव वालों से मैं सुना तो था कि तुम्हारे खेत में अचानक बहुत अच्छी फसल आ गई है। हाँ चाचा, आपने सही सुना। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? चाचा, जिस दिन मैं आपके पास लकड़ियां लेके आया था ना, उस दिन मुझे रास्ते में एक घायल बंदर दिखा जो पेड़ के नीचे दबा हुआ था। मैंने उसकी मदद की। उस दिन से मेरे खेत में ये परिवर्तन होना शुरू हुआ है। मैंने उसे कई बार अपने खेत में आते देखा है। वो अपने मुंह में कुछ बीज ले आता है और खेत में फेंक के चला जाता है। राजू बेटे, ये सब तुम्हारी नेक सोच की देन है। भगवान तुमसे बहुत खुश हैं। राजू ये सुन के मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर कहता है, चाचा, क्यों ना हम अपने फर्नीचर की दुकान खोलें? अब तो आपने मुझे भी सिखाया है। वैसे भी हमारे गांव में एक भी फर्नीचर की दुकान नहीं है। तेरी बात तो सही है राजू बेटा, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कोई दुकान खोलूं। हाँ, पर मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। ठीक है चाचा, आप मेरे साथ हैं तो मैं जरूर करूंगा। 1 महीने के बाद राजू ने अपनी बहुत बड़ी फर्नीचर की दुकान खोली। गांव वाले लोग बहुत खुश थे कि उनके गांव में भी अब एक ऐसी दुकान है जहां कुर्सी, मेज जैसी चीजें मिलेंगी। आइए आइए, सभी जन यहाँ आइए।
अब आपके गांव में आपका अपना फर्नीचर का दुकान खुल चुका है। अब आप जो चाहो वो यहाँ से किफ़ायती दाम में खरीद सकते हैं। गांव वाले जुट गए। गांव के बहुत से लोग इतनी बड़ी दुकान तो देखे तक नहीं थे। अरे राजू बिटुआ, ये दुकान खोल के तुम बहुत बढ़िया काम किया। अब हम गांव वालों को कम से कम इन सब चीजों के लिए तो शहर नहीं जाना पड़ेगा। ए राजू, तू और बाकी चीजों का दुकान क्यों नहीं खोल देता? ऐसा होने पर हमारी सब तकलीफ दूर हो जाएगी। अरे अम्मा, अगर भगवान की इच्छा होगी तो सब करेगा अपने गांव वालों के लिए आपका राजू। ये सुन के सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। अब राजू की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि अब उसके खेत में बहुत अच्छे फसल आ रहे थे और घर पर पिताजी भी बहुत खुश थे। राजू की कुर्सी, टेबल और मेज की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही थी और राजू श्याम चाचा की भी बहुत मदद करता था। सब अच्छे से बीत रहा था। एक दिन की घटना, गांव में एक व्यापारी आया और अरे भाई, क्या तुम राजू हो? जी बोले, क्या काम है? और राजू भाई कैसे हो? सुना है आपके पास एक खेत है जिसमें कोई खास फसल नहीं होती, तो क्यों ना वो मुझे दे दो। मैं वहां एक स्कूल बनवाना चाहता हूं जहां आपके गांव के बच्चे पढ़ सकें। देखिए साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव के बच्चों के बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन अब मेरे उस खेत में बहुत अच्छी फसल हो रही है। आप ऐसा कीजिए कि हमारे गांव के मुखिया के पास जाएं और इसके बारे में बात करें। वो पक्का कोई ना कोई हल देंगे। व्यापारी मन ही मन सोचने लगता है। अरे बेवकूफ, अब तुझे कैसे बताऊं कि मुझे यहाँ तेरे पास तेरे मुखिया ने ही भेजा है ताकि मैं तेरा खेत खरीदूं और ढेर सारा पैसा कमाऊं। ये स्कूल खोलना तो बस एक बहाना है। व्यापारी अपनी चालाकी लगाते हुए बोला। अरे सुनो, हाँ साहब, बोलिए। दरअसल राजू भाई, मैं तुम्हारी जमीन इसलिए खरीदना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ है। वहां पर मैं हाइब्रिड फसल उगाऊंगा और शहर में अपने दुकान पर बेचूंगा। तो फिर स्कूल? हाँ हाँ, अब स्कूल तो फिर कभी खोल लेंगे। अच्छा तुम सुनो, मैं तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दूंगा और भविष्य में मेरे मुनाफे का 11% हिस्सा भी दूंगा। बोलो क्या बोलते हो? व्यापारी राजू को लालच देने लगता है। देखिए साहब, मेरे पास एक ही खेत है और वो मेरे दादाजी की निशानी है, इसलिए मैं उसे नहीं बेचना चाहता। अरे राजू भाई, क्या तुम ये सब बातों में इतना विश्वास रखते हो? सोच लो, मैं तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दूंगा। साहब, फिर भी मैं नहीं बेचना चाहता। भगवान की कृपा से अब जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। वैसे भी आगे चलकर मैं खुद ही अपने गांव वालों के लिए उनकी जरूरत की सारी चीजें देने की कोशिश करूंगा और मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं ये सब कर सकता हूं। राजू ने मना कर दिया। मेरे खेत में मेरे सपने हैं, इसे नहीं बेच सकता। सोच लो राजू भाई, नहीं तो हम व्यापारियों को टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है। साहब, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। अब आप कृपया कर यहां से जाइए। वह व्यापारी वहां से गुस्सा होकर चले जाता है और यहाँ राजू सोचने लगता है। जिस हिसाब से वो व्यापारी मुझसे बात कर रहा था, वो जरूर मेरा नुकसान करने की कोशिश करेगा। हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो व्यापारी शहर से आया है तो यहाँ किसी के पास जरूर रुका होगा। हाँ, अगर मैं उसका पीछा करूं तो शायद मुझे कुछ पता चल जाएगा। राजू चुपचाप उस व्यापारी का पीछा करता है। इसको तो मजा छकाना पड़ेगा। इसको भी तो पता चले कि हमसे जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। ये सब सोचते हुए व्यापारी मुखिया के घर पहुंचा। अरे ये क्या? ये व्यापारी मुखिया जी के घर क्यों जा रहा है? हाँ, शायद हो सकता है वो मुखिया जी के यहाँ ही रुका हो। चलो, अब तो वहां ही पता चलेगा।
क्या बात है टिंकू व्यापारी, निकल गई हेकड़ी सारी की सारी? अरे इतना गुस्से से लाल पीला क्यों हो रहे हो? ओए मुखिया के बच्चे, मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है और गर्म मत कर। भला उस राजू का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो टिंकू? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वो अपनी जमीन किसी को नहीं बेचेगा। अगर बेचता ना तो सबसे पहले मैं ही खरीद लेता। अरे क्या भला है वो पागल राजू, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, मानता ही नहीं। मैंने उसे मुंह मांगी कीमत की ऑफर भी दी, लेकिन उसने ठुकरा दिया। ओ ये मुखिया, हाँ बोलो टिंकू। अब क्योंकि घी सीधी उंगली से नहीं निकली और उसने मुझे मना किया, टिंकू व्यापारी को उससे सबक सिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि आज रात मैं उसके खेत में आग लगवा दूंगा। अरे बाप रे, ये व्यापारी तो सच में मेरा नुकसान करना चाहता है। अब क्या करूं? अरे टिंकू व्यापारी, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना हम दोनों बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी जमीन जरूर खोज दूंगा। नहीं, मुझे उस राजू की ही जमीन चाहिए, क्योंकि मेरे कर्मचारी ने रिसर्च करके बताया है कि उस राजू जितनी उपजाऊ खेत यहाँ क्या पूरे देश में कहीं नहीं होगी। इसलिए अब जो चीज मेरी नहीं होगी तो मैं उसे किसी और की भी नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मुझसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अरे टिंकू व्यापारी, तुम समझते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करो, देखते हैं क्या होता है। एक कोने में छुपकर राजू यह सब बातें सुनता है और वहां से चला जाता है। व्यापारी के मन में राजू को सबक सिखाने का विचार रुका नहीं था और यहाँ राजू अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है। अच्छा तो मुखिया इसके साथ है। हे भगवान, अभी तो सब सही लग रहा है, लेकिन उस व्यापारी की बातें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसने सच में मेरे खेत में आग लगवा दी तो। यही सब सोचते हुए वह अपने घर पहुंचा और अपने पिताजी से इन सब के बारे में बताता है। बेटा राजू, ये सब सुन के तो मुझे भी डर लग रहा है। पता नहीं ये इंसान इतने लालची क्यों होते हैं। हाँ पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम इसके बारे में तुम्हारे श्याम चाचा से पूछे कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्याम चाचा बहुत समझदार, पढ़े लिखे और नेक दिल इंसान है। वे हमारी जरूर मदद करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। वो हमारे जमाने से हम सभी दोस्तों के ग्रुप में सबसे बुद्धिमान आदमी हैं और उनका शहर भी आना जान होता रहता है। वो पक्का हमारी मदद करेंगे। चलिए पिताजी, हम फिर श्याम चाचा के घर जाते हैं। हाँ चलो। राजू अपने पिताजी के साथ श्याम चाचा के यहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे सारी बातें बताईं। अरे बेटा राजू, डरो मत, हम जरूर कुछ करेंगे। हाँ श्याम भाई, पर हमें इन जैसी हालत में क्या करना चाहिए? देखो, अभी हम में से कोई नहीं जानता कि वह व्यापारी सच में ऐसा कुछ करेगा या नहीं, लेकिन वह सब मामलों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि व्यापारियों को और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ करना होगा तो वो जल्दी ही कुछ करेगा। श्याम चाचा, अगर मैं खेत में रात को सोया करूंगा तो उसे मौका ही नहीं मिलेगा आग लगवाने का। तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन हमें ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को सजा जरूर देनी चाहिए, ताकि ऐसे काम करने से लोग डरें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो श्याम भाई, ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। कौन सी उपाय चाचा? हाँ सुनो, देखो, अब हमें पता नहीं कि वो व्यापारी सच में ऐसा कुछ करेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम सावधान रहेंगे। वैसे भी अगर उसे कुछ करना होगा तो वो आज ही कल में करेगा।
इसलिए हम 4-5 दिन तुम्हारे खेत से थोड़ी दूर कहीं छुपकर नजर रखेंगे, और जैसे ही वो आग लगा देंगे, आग बढ़ने से पहले ही हम उसे बुझा देंगे और उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। पर श्याम भाई, हम पर सब भरोसा करेंगे। वैसे भी वो व्यापारी बहुत पैसे वाला होगा, वो हमें ही ना फंसा दे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। दरअसल हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने किसी आदमी को हमारे साथ 5-6 दिन के लिए भेजे, और जब हम सब एक साथ में व्यापारी को आग लगाते हुए पकड़ेंगे, तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ श्याम चाचा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अध्यक्ष जी का आदमी हमारे लिए सबूत होगा, तब तो उसे सजा जरूर से मिलेगी। अच्छा तो श्याम भाई, चलो फिर अध्यक्ष जी के यहाँ चलते हैं। हाँ पिंटू भाई, चलो चलो। क्या पता वो पागल व्यापारी आज ही कुछ करने का सोचे तो। उसके बाद फिर वह तीनों अध्यक्ष जी के यहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। अध्यक्ष जी के घर के सामने उनके बॉडीगार्ड ने पूछा, अरे कौन हो आप लोग, और यहाँ किस काम से आए हो? सुनिए भाई, मैं श्याम, यहीं पड़ोस के गांव का रहने वाला हूं। ये मेरा दोस्त पिंटू भाई हैं, और ये उनका लड़का राजू है। जी, हम अध्यक्ष श्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलना चाहते हैं। देखिए, ऐसे हम किसी को मिलने नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट हो तो मैं आपको अंदर जाने दे सकता हूं। देखिए सर, हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन कृपया आदित्य जी से बस इतना कह दीजिए कि कुछ लोग गांव से आए हैं, उन्हें आपसे बात करनी है। आप लोग दिखने में तो सीधे साधे लोग हैं। चलिए ठीक है, मैं अभी जाके उनको बताता हूँ। वह बॉडीगार्ड फिर अंदर जाके अध्यक्ष को ये बताता है। देखो पिंटू भाई, डरने की कोई बात नहीं, सब बढ़िया होगा। उतने में अध्यक्ष आदित्यनाथ जी उनसे मिलने बाहर आ जाते हैं। अरे तुम तो श्याम हो ना, जो बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाते हैं। कहिए श्याम जी, कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? हाँ आदित्य जी, सब बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन फिर श्याम चाचा उस व्यापारी के बारे में बताते हैं। देखिए पिंटू भाई और राजू बेटे, डरने की जरूरत नहीं है। मैं उस व्यापारी को ऐसी सजा दूंगा कि वो कभी नहीं भूल पाएगा। मेरे जिले में आके मेरे ही भोले भले लोगों को धमकी दे रहा है, और हाँ, उसके साथ लालची मुखिया मोहन को भी सबक सिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अरे इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, अपने लोगों की सेवा करना ही तो मेरा परम कर्तव्य है। अच्छा सुनिए, जैसा कि आपने बताया, ये है मेरा खास आदमी सौरभ जी। ये आपके साथ जाएंगे, आप लोगों के साथ अगले 1 हफ्ते तक आपके खेत की निगरानी करेंगे। जी अध्यक्ष जी। अच्छा तो अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। हाँ ठीक है, आप सब अभी जाइए और डरने की कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर रहिए। फिर वह लोग वहां से गांव में आ जाते हैं। उन्हें अपने खेत से थोड़ी दूर पे एक छिपने जैसा छोटा सा मिट्टी के अंदर कमरा बनाते हैं, और फिर वहां से अपने खेत की देखभाल करते हैं। एक दिन और एक रात बीत जाती है, पर वह व्यापारी वैसे कुछ नहीं करता। पर दूसरे दिन वह व्यापारी बाजू के गांव में कुछ गुंडों से बात करता है। सुनो, अगर तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें दुगने पैसे कमा के दूंगा। अरे मालिक, टेंशन काहे ले रहे हो? हमारा मतलब है आप टेंशन से फ्री हो जाएं। समझ गए ना सर? हाँ ठीक है, आज रात को आग लग जानी चाहिए ताकि उसको पता तो चले, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। उस रात वो व्यापारी के गुंडे राजू के खेत में आग लगाने लगते हैं। वो जैसे ही आग लगाते हैं, राजू, श्याम चाचा, पिंटू और सौरभ जी सभी वहां पहुंचते हैं। सब मिलके उन्हें पकड़ लेते हैं।
आग बढ़ने से पहले वो आग बुझा देते हैं। अगले दिन सुबह में अध्यक्ष आदित्यनाथ योगी जी गांव में पहुंचते हैं। तो तुम हो उस व्यापारी के भेजे हुए गुंडे? सुन, सच उगल दे, वरना ऐसा सजा दिलाऊंगा कि पूरी उम्र जेल में गुजरेगी। गुंडे डर जाते हैं और फिर कहते हैं, अरे सर, हम लोगन का माफ करा। अरे ऊ ससुरा व्यापारी हमसे जबरदस्ती ई काम करवाया है। हमें माफ कर दीजिए योगी जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सुनिए सौरभ जी। जी सर। अब क्योंकि इन लोगों ने पूरे गांव वालों के सामने सच उगल दिया है, तो अब हमें व्यापारी और मुखिया को सजा देने का समय आ गया है। जाइए और उन्हें गिरफ्तार करके लाइए। जी सर। फिर सौरभ जी उस व्यापारी और मुखिया को गिरफ्तार करवा के गांव में ले आते हैं। सजा के नाम पर मुखिया को मुखिया के पद से हटा दिया जाता है और व्यापारी को 1 साल 6 महीने की जेल होती है। फिर उसके बाद गांव वाले सभी जन सुनिए। अब क्योंकि आपके गांव का मुखिया इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए मैं इस जगह नया मुखिया का पद आपके चहीते राजू को बनाना चाहता हूं। बेटे राजू, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? आदित्य जी, आपने हमारी मदद की, हमारे लिए इतना ही बहुत है। रही बात मुखिया के पद की, तो हमारे गांव में श्याम चाचा जितना और कोई काबिल नहीं है। वो एक नेक दिल, समझदार और ईमानदार इंसान हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें हमारे गांव का नया मुखिया बनाना चाहिए। गांव वाले राजू के सुझाव से सहमत थे, इसलिए अध्यक्ष जी ने उन्हें गांव का मुखिया घोषित कर दिया। अच्छा राजू बेटे, श्याम जी, पिंटू भाई, अब मैं चलता हूं। सौरभ जी, चलिए चलते हैं। सर, मैं राजू से थोड़ी बात करना चाहता हूं। जी बिल्कुल, कर लीजिए। सौरभ जी राजू से कहते हैं, बेटे राजू, तुम्हारा अपने गांव वालों के लिए प्यार देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हें अपने गांव वालों के लिए सब कुछ करने में बहुत मदद करेगी। ये तो आपका बड़प्पन है सौरभ जी, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बेटा, आज कल के जमाने में बहुत आसानी से तुम इंटरनेट का उपयोग करके तुम बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हो जिससे तुम दिन दुगना और रात चौगनी तरक्की कर सकते हो। क्या सच में सौरभ जी? मैं इंटरनेट से क्या सीख सकता हूँ? राजू, तुम इंटरनेट से शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट सेविंग जैसी चीजें सीख सकते हो। मुझे इसके बारे में मेरे पिताजी बताते थे। ये चीज बहुत मददगार साबित होती है। सौरभ जी, मैं सेविंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सुना हूं, पर शेयर बाजार के बारे में नहीं। ये क्या होता है? बेटा, शेयर मार्केट एक ऐसा इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जहां तुम शेयरों को खरीद और बेच सकते हो। लेकिन बेटा, ये बहुत जोखिम भरा भी होता है। इसमें बिना सीखे पैसे डालने पे नुकसान होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इसलिए पहले तुम इसे धीरे धीरे मोबाइल पर सीखो और फिर सीखने के बाद इसमें इन्वेस्ट करो। हाँ सौरभ जी, आप चिंता मत करो, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। लेकिन मैं मोबाइल से कैसे सीख सकता हूँ? बेटा, इंटरनेट पर ऐसे बहुत से अच्छे लोग मिल जाएंगे जिनसे तुम सीख सकते हो और सीखने के बाद भी ब्रोकर की मदद से इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन बेटा, हमेशा याद रखना, लालच बुरी बला है। पहले सीखना फिर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मैं पहले बहुत अच्छे से सीखूंगा, फिर ही करूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू अब शेयर मार्केट की मदद से अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ा देता है। उसने अपने गांव में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, अच्छी सड़क, हर चीज की दुकान। अपने गांव वालों को वो हर चीज दी जो उसने कही थी। श्याम चाचा अब गांव के नए मुखिया हैं। वो बंदर अभी भी राजू के खेत में आता रहता है। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और इसी तरह
ये सब चलता रहता है।